नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 5 के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है डीएससी, भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच, इसमें इसके यूनिट 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें पाश्चात्य नाट्य रूपों में त्रासदी, मेलोड्रामा, कॉमेडी और फार्स को अपने सिलेबस में पढ़ना है। तो हम इन चारों को आपको बताने वाले हैं। इससे पहले यूनिट 1, 2, 3 की वीडियो चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जो कि प्लेलिस्ट में जोड़ दी गई हैं। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम मेलोड्रामा को देखते हैं। मेलोड्रामा शब्द की व्युत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों, 2 यूनानी शब्दों से मिलकर हुई है, मेलो और ड्रामा। मेलोज का अर्थ होता है संगीत और ड्रामा का अर्थ होता है कार्य व्यापार, यानी कार्य व्यापार में संगीत के योग से मेलोड्रामा बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ इसका हुआ संगीत युक्त नाटक। प्रारंभ में 18वीं 19वीं सदी में इसका प्रयोग उन नाटकों के लिए होता था जिनमें संवादों के साथ वाद्य संगीत यानी बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रयोग किया जाता था। किंतु आधुनिक संदर्भ में मेलोड्रामा वह नाट्य रूप है जिसमें भावनाओं की अतिरंजना होती है, तर्क की अपेक्षा संवेगों पर बल दिया जाता है और जिसका उद्देश्य दर्शकों को रोमांचित करना होता है। आइए मेलोड्रामा की विशेषता को देखते हैं। मेलोड्रामा यथार्थवादी नाटकों से भिन्न होता है। इसकी विशेषताएं यहाँ पे 6 विशेषताएं आपको बताई जा रही है, जिसमें पहला है भावनाओं की अतिरंजना। इसमें पात्र और स्थितियाँ सामान्य से अधिक भावुक होते हैं। प्रेम, घृणा, क्रोध या भय को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर अतिरंजित रूप में दिखाया जाता है ताकि दर्शक उससे तुरंत प्रभावित हो सके। इसके बाद दूसरी इसकी विशेषता है पात्रों का रूढ़िगत वर्गीकरण किया जाता है। इसमें मेलोड्रामा के पात्र जटिल नहीं होते। नायक जो होता है वह सरगुण संपन्न होता है, वह आदर्शवादी होता है और खलनायक पूर्णतः दुष्ट और क्रूर होता है। नायक में किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता, खलनायक में कोई भी प्रकार का आदर्श नहीं होता है। दोनों अपने चरम पे होते हैं और पीड़ित नायिका जो होती है वो संकट में होती है, जिसे बचाने की सख्त ज़रूरत होती है। इस प्रकार के नाटकों में ग्रे शेड्स या मध्यम मार्ग वाले पात्र नहीं होते। तीसरी विशेषता है नैतिक ध्रुवीकरण, यानी इसमें या तो अच्छाई और बुराई दोनों अपने संघर्ष के बिल्कुल चरम पे होते हैं, दोनों स्पष्ट पृथक रूप में देखने को मिलते हैं। इसमें दर्शकों को कोई भ्रम नहीं होता है कि किसका पक्ष लिया जाए किसका नहीं। जो खलनायक है वह पूरे बुराई की ओर है और जो नायक है वह पूरी तरह अच्छाई की ओर होता है। तो इसमें दर्शकों को यह भ्रम नहीं होता है कि किसका पक्ष लेना चाहिए। चौथी इसकी विशेषता है सनसनीखेज कथानक, यानी कहानी में संयोग, अपहरण, हत्या, अंतिम क्षण में बचाव और रहस्य रोमांच का भरपूर प्रयोग होता है। तर्क का स्थान गौण होता है। पांचवी इसकी विशेषता है पोएटिक जस्टिस। मेलोड्रामा का अंत प्रायः सुखांत होता है, यानी सुख के साथ अंत होता है। अंत में अच्छाई की जीत होती है और खलनायक को दंड मिलता है। इसकी छठी विशेषता है संगीत और दृश्य प्रभाव। डर, सस्पेंस या दुख के दृश्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए पृष्ठभूमि संगीत का अनिवार्य प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है अनिवार्य रूप से। इस प्रकार हमने मेलोड्रामा को देखा, जो कि हास्य नाट्य का ही विस्तृत रूप है। इसके बाद दूसरा है हमारा त्रासदी। आइए त्रासदी को देखते हैं। त्रासदी सिद्धांत पर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाए हैं, जो अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, वो वीडियो प्लेलिस्ट में जोड़ दी गई है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। त्रासदी पाश्चात्य काव्य शास्त्र का सबसे गंभीर और प्रतिष्ठित रूप है। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पोएटिक्स में त्रासदी की सर्वमान्य परिभाषा दी है। अरस्तु लिखते हैं, त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम वाले कार्य व्यापार का अनुकरण है, जिसके माध्यम से करुणा और भय के भावों को उद्बुद्ध कर मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। यानी त्रासदी के माध्यम से
त्रासदी का उद्देश्य होता है विरेचन। त्रासदी के माध्यम से हमारे मन के जो दूषित मनोविकार है उसको उद्बुद्ध किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है और फिर उसका शमन हो जाता है, यानी वे समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे मनोविकारों की शुद्धिकरण होता है, जिसे विरेचन कहा जाता है। तो त्रासदी का उद्देश्य विरेचन है। सरल शब्दों में त्रासदी वह नाटक है जिसमें एक महान नायक अपने किसी नैतिक भ्रम या भूल के कारण पतन के गर्त में गिरता है, जिसे देखकर दर्शकों के मन में सहानुभूति और भय उत्पन्न होता है। त्रासदी के मुख्यतः 6 तत्व अरस्तु ने बताए हैं, जिसमें पहला है कथानक। अरस्तु के अनुसार कथानक जो है त्रासदी में, उसे त्रासदी का आत्मा कहा गया है। कथानक में आदि, मध्य और अंत होना चाहिए, यानी कथानक का वर्गीकरण किया जाना चाहिए आदि, मध्य और अंत में। घटनाओं में कार्य कारण संबंध होना अनिवार्य है। कथानक में स्थिति विपर्य यानी भाग्य का पलटना और अभिज्ञान यानी कि सत्य की पहचान होना चाहिए। ये सब मैंने आपको त्रासदी सिद्धांत में बताया था। फिर दूसरा तत्व उन्होंने बताया है चरित्र चित्रण। त्रासदी का नायक कुलीन, यशस्वी और प्रभावशाली होना चाहिए। वह न तो देवता जैसा पूर्णतः निर्दोष हो और न ही दानव जैसा दुष्ट। वह हमारे जैसा मनुष्य हो जिससे हमें साधारणीकरण में सहायता मिलेगी। चरित्र चित्रण में अरस्तु ने हम हैमार्सिया बताया है। इसमें होता है कि नायक के चरित्र में कोई एक ऐसी भूल या त्रुटि या कमजोरी होनी चाहिए जो अंततः उसके विनाश का कारण बने। जैसे कि हेमलेट नाटक में देखेंगे तो उसमें अनिर्णय की स्थिति अंतिम में आ जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने चरित्र चित्रण को बताया है। फिर तीसरा तत्व है विचार। इसका अर्थ है कि नाटक में निहित बौद्धिक तत्व या संदेश, पात्र क्या तर्क देते हैं और नाटक जीवन के किन सत्यों को उजागर करता है, यह विचार के अंतर्गत आता है। इसके बाद चौथा तत्व है पद विन्यास या फिर भाषा शैली। त्रासदी की भाषा गरिमामय, अलंकृत और विषय के अनुकूल गंभीर होनी चाहिए। इसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हो सकता है। इसके बाद पांचवा तत्व उन्होंने बताया संगीत या फिर गीत। प्राचीन ग्रीक नाटकों में कोरस यानी समूह गान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह कथा को आगे बढ़ाने और वातावरण बनाने का कार्य करता है। छठा तथा अंतिम तत्व है दृश्य विधान। इसमें वेशभूषा, मंच सज्जा, दृश्य प्रभाव आदि शामिल होते हैं। अरस्तु इसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह कवि की कला से ज़्यादा मंच शिल्पियों का काम होता है, लेकिन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ये भी आवश्यक है, इसलिए इसे भी उन्होंने त्रासदी के तत्व के रूप में माना है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मेलोड्रामा जहां सतही मनोरंजन और भावुकता पर केंद्रित है, वहीं त्रासदी जीवन के गंभीर प्रश्नों, मानवीय पीड़ा और नियति के साथ संघर्ष को गहराई से प्रस्तुत करती है। त्रासदी का अंतिम लक्ष्य दर्शक का विरेचन है, अर्थात करुणा और भय के माध्यम से मन की शुद्धिकरण। इसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में कॉमेडी है, यानी कॉमेडी, जिसे सुखांतिकी भी कहते हैं। जब नाटक के अंत में सुख के साथ अंत होता है तो वह कॉमेडी कहलाता है। तो आइए इसे देखते हैं। कॉमेडी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द कोमोस से हुई है, जिसका अर्थ है आनंदोत्सव, यानी आनंद का उत्सव। यह नाटकों का वह रूप है जिसमें जीवन के हल्के फुल्के पक्षों का चित्रण होता है, जिसका अंत सुखद यानी हैप्पी एंडिंग होता है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें सामाजिक विसंगतियों को केंद्र में रखा जाता है। कॉमेडी का मुख्य आधार समाज की विसंगतियां हैं। जब कोई व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के विपरीत अजीब व्यवहार करता है तो वो हास्य उत्पन्न करता है। इसकी दूसरी विशेषता है सुखांत अंत, यानी त्रासदी के विपरीत कॉमेडी में उलझनें सुलझ जाती है और अंत में मिलन या उत्सव होता है। तीसरी इसकी विशेषता है बौद्धिक हास्य। उच्च कोटि की कॉमेडी दर्शकों को केवल हंसाती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। यह व्यंग के माध्यम से समाज सुधार का कार्य करती है। इसकी चौथी विशेषता है सामान्य पात्र। इसके पात्र राजा महाराजा नहीं होते बल्कि हमारे जैसे आम लोग, पड़ोसी या मध्यवर्गीय व्यक्ति होता है।
जो कि व्यंग को हमारे सामने प्रस्तुत करता है हास्य रूप में। कॉमेडी के कुछ प्रकार है, उसे देखते हैं। पहला है रोमांटिक कॉमेडी। इसमें प्रेम, गलतफहमी और अंततः मिलन होता है। उदाहरण के तौर पे शेक्सपियर का एज यू लाइक इट जो नाटक है उसमें रोमांटिक कॉमेडी है। इसके बाद दूसरा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसमें उच्च वर्ग के कृत्रिम शिष्टाचारों और खोखलेपन का मजाक उड़ाया जाता है। उदाहरण के तौर पे ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इसके बाद सैटायर है। सैटायर मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें तीखे व्यंग के द्वारा राजनीति या समाज की बुराइयों पर प्रहार किया जाता है, जिसका उदाहरण हिंदी साहित्य में देखें तो भारतेंदु की अंधेर नगरी है। इसके बाद जो अंतिम पाश्चात्य नाट्य रूप हमें पढ़ना है हमारे पाठ्यक्रम में वो है फार्स। फार्स जो कि हिंदी में प्रहसन कहलाता है, यह लैटिन शब्द फार्सियर से बना है जिसका अर्थ होता है टू स्टफ यानी भरना। मध्य युग में गंभीर नाटकों के बीच दर्शकों को हंसाने के लिए जो छोटे मोटे दृश्य ठूंस दिए जाते थे उन्हें फार्स कहा जाने लगा। आज यह एक स्वतंत्र नाट्य रूप है। हिंदी में इसे वैरायटी या निचले स्तर का प्रहसन भी कहा जाता है। फार्स की विशेषता देखते हैं। इसमें शारीरिक हास्य होता है, यानी फार्स में संवादों से ज़्यादा हरकतों पर जोर दिया जाता है, जैसे फिसलना, गिरना, फेंकना, भागना, दौड़ना, छिपना, ये सब फार्स के मुख्य तत्व है। दूसरा इसकी विशेषता में है तर्कहीनता, यानी इसकी दुनिया में तर्क और कारण कार्य संबंध का कोई महत्व नहीं रहता। यहाँ कुछ भी असंभव घट सकता है। इसकी तीसरी विशेषता है तेज गति। फार्स बहुत तेज गति से चलता है। पात्र लगातार मंच पर आते जाते हैं, दरवाजे खुलते बंद होते रहते हैं ताकि दर्शक को सोचने का मौका न मिले। इसकी चौथी विशेषता है पात्रों की। इसके पात्र जीते जागते इंसान नहीं बल्कि कठपुतली या कार्टून जैसे दिखते हैं। वे मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका एकमात्र उद्देश्य अट्टहास उत्पन्न करना होता है। इसमें कोई गहरा सामाजिक संदेश या बौद्धिक विमर्श नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां कॉमेडी मन और मस्तिष्क को गुदगुदी देती है और हमें अपनी कमजोरियों पर हंसना सिखाती है, वहीं फार्स हमें तर्कों की दुनिया से दूर ले जाकर शुद्ध, निश्चल और बेतुके हास्य का आनंद देता है। साहित्य में कॉमेडी को उच्च कला और फार्स को निम्न कला माना गया है, लेकिन रंगमंच पर दोनों का अपना अपना महत्व है। इस प्रकार हमने 4 पाश्चात्य नाट्य रूपों को पढ़ा। यहाँ पे आपका सिलेबस समाप्त होता है, जिसमें पहले यूनिट में हमने भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य की अवधारणा को बताया था। दूसरे यूनिट में हमने आपको बताया भारतीय नाट्य रूप, आधुनिक भारतीय नाट्य रूप, और तीसरे यूनिट की वीडियो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ही बना दी गई थी, विरेचन और अनुकरण, और ये चौथे यूनिट का वीडियो था। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास के ग्रुप्स में भेजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।